Here's our first question. Which narrative poem by Lord Tennyson presents the story of a fisherman turned merchant sailor who, after a shipwreck, is marooned on a desert island? Our option is Crossing the War, The Thorns, Enoch Arden, and fourth option is Maud. These four poems are written by the author Lord Tennyson. And सो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 3, अनोच आर्डेन। जो पोइम है उसका जो नरेटिव जो भी हमारी स्टोरी है वो क्वेश्चन के साथ टोटली रिलेट होती है। सो आंसर नंबर 3, अनोच आर्डन। लॉर्ड टेनिसन्स पोइम अनोच आर्डन प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन टर्न्ड मर्चेंट सेलर हु आफ्टर अ शिपwreck is marooned on a desert island. Lord Tennyson was a British poet, and Lord Tennyson's No Charden, this is a long narrative poem, is based on a story that was provided to him by his friend Thomas Bulner. And No Charden, the eponymous hero of the poem is a humble fisherman who suffers financial crisis after losing his job and becomes a merchant sailor to provide for his family. Unfortunately, a storm breaks his ship, and Anoch goes missing for years on a desert island, presumed dead. The second question, in memorial verses, Matthew Arnold pays tribute to three great poets. Who are they? And जो मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क था मेमोरियल वर्सेस, वो उसने 3 ऑथर्स को जो है ट्रिब्यूट दिया था। एंड वो 3 ऑथर्स कौन थे? जो 3 ऑथर्स थे वो कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन इज गोथे एंड शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ। एंड सेकंड ऑप्शन में भी हमारे पास गोथे है, शेक्सपियर एंड मिल्टन। एंड थर्ड ऑप्शन में है शेक्सपियर, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ। एंड फोर्थ ऑप्शन में है गोथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। एंड किसको ये डेडिकेट किया था वर्क मेमोरियल वर्सेस? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर है। मैथ्यू अर्नोल्ड पेज ट्रिब्यूट टू 3 ग्रेट पोइट्स। वो 3 ग्रेट पोइट्स थे, गोथे थे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन थे। इन हिज एलेग्री जो मेमोरियल वर्सेस उसने लिखा था। द पोइम वॉज रिटन इन अप्रैल 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में ये वर्क लिखा गया था। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट, हमें पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज का एक पोइट है एंड ग्रेटेस्ट पोइट है उस एज का। दिस पोइम वॉज primarily composed to mourn the death of Wordsworth and praise the grandeur of literary talents that he possessed. विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ साथ उसने दो और ऑथर्स को भी ये ट्रिब्यूट दिया था। वो थे हमारे लॉर्ड बायरन गोथे। However, Nord also employed the platform to pay homage to 2 other giants of romantic literature, and the 2 were Lord Byron and Goethe. And आपको ये 3 नेम्स याद रखने, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन एंड गोथे को ये ट्रिब्यूट दिया था बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। Who among the following English playwrights wrote screenplays on novels such as Marcel Proust's In Search of Lost Time, John Fowles' French Lieutenant's Woman, and Margaret Atwood's Handmaid's Tale? And our options is 4. First number is John Arden, and second is Edward Bond, and third is Harold Pinter, and fourth is David Hurry. किसने जो है इनके जो नोबल्स थे, जैसे कि माइकल फूकेट का जो नोबल था इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, एंड जॉन फॉल्स का नोबल था फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन, एंड मार्केट एडवर्ड्स का जो नोबल था हैंडमेड सेल, इसके ऊपर स्क्रीन प्लेस जो प्ले राइट्स एंड स्क्रीन प्ले किस ऑथर ने लिखे हैं? तो आप चारों में से आपको इसका आंसर पता लगाना है कि आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि किसने किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, हरोल्ड पिंटर ने इसके जो नोबल्स के ऊपर जो है प्ले राइटर्स लिखा है। एंड हरोल्ड पिंटर्स रोट स्क्रीन प्लेस ऑन द नोबल्स सच एज मार्क फोगल्स इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, एंड जॉन फूल्स फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन, एंड मार्गरेट एटवुड्स हैंडमेड टेल। जो हरोल्ड पिंटर था वो ब्रिटिश प्ले राइटर था एंड थिएटर डायरेक्टर था एंड स्क्रीन राइटर था, एंड ही वॉज वेल नोन फॉर हिज political plays and comedies of men's like the works he had wrote The Birthday Party, The Homecoming, The Room, The Dumb Waiter are some of his best known works. Now our fourth question is the years in English literary history between 1649 and 1660 are known as. First option is the New Classical Period, second is the Commonwealth Period, the third is Third Period, and fourth is Jacobean Period. And this is a very easy question. अगर आपको एजिस के टाइम काल पता है तो सबसे पहले जब हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर आती है, फिर मिडल इंग्लिश आती है, फिर रेनेसा पीरियड आता है, फिर एलिजाबेथ के पीरियड के बाद हमारे पास आता है जैकोबियन एज, जैकोबियन एज के बाद कैरोलाइन एज आती है हमारे पास।
तो जो तो सबसे हमें इन चारों में से ये तो पता है कि जैकोबियन पीरियड सबसे फर्स्ट में आता है, एंड जो जिसका जैकोबियन पीरियड लाइक 1603 तो 1625 पर आता है, तो जैकोबियन तो हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद हमें ये भी पता है कि न्यू क्लासिकल पीरियड कॉमनवेल्थ के बाद में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर टू है। दी लाइक द पीरियड बिटवीन 1649 to 1660 आर नोन एज अ कॉमनवेल्थ पीरियड, एंड इसके बाद हमारा आता है न्यू क्लासिकल पीरियड। 1660 से हमारा जो है लाइक 1785 तक न्यू क्लासिकल पीरियड है। तो जो ये वाला पीरियड है ना, द कॉमनवेल्थ पीरियड, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंटीग्रम पीरियड एंड प्रितियन इंटेरिगम पीरियड, बिकॉज इस टाइम पे जो इंग्लैंड है वॉज रूल्ड बाय अ पार्लियामेंट, नॉट अ किंग। और जो ओलिवर क्रॉमवेल बिकेम द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, एंड established a parliamentary sovereignty, and in 1660 Charles to resolve English monarchy and vote the interregnum to the end। सो इसके एंड काल में हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है न्यू क्लासिकल। सो जो एज है 1649 to 1660 तक हमारी कॉमनवेल्थ पीरियड है। तो आपको एज इसके जो टाइम काल को भी आपको नोट रखना है, इससे भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5, इन आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नॉवल है, विच गेम्स ऑफर्स स्वामी द बेस्ट काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेन एंड प्रेशर्स ऑफ डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसिस, एंड कौन सी जो गेम है वो स्वामी को जो रिलीफ प्रोवाइड करती है। जो नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो आर के नारायण का लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट है क्रिकेट, सेकेंड है फुटबॉल, एंड थर्ड है टेनिस, एंड फोर है हॉकी। एंड वेरी इजी क्वेश्चन, एंड अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको नॉवल को रीड किया है तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, द क्रिकेट, द गेम क्रिकेट। So answer number cricket in R.K. Narayan Swami and friends, the game of cricket offered Swami the best kind of emotional release from strain and pressure of disagreeable circumstances. R.K. Narayan's seminal work like Noble Swami and Friends 1935 revolves around the eventful life of a 10-year-old boy Swami and in friendship with his childhood mates. The protagonist of the novel Swami hates to go to school but loves to play cricket with his friends. So that's the answer of this question. Question number 6. William Black expressed the importance of particular when he said that to generalize is to be dash, to particularize is the alone distinction of merit. Fill in the blank. And this is the one of the phrase by William Black, and इसमें जो आपको स्पेस दीजिए वहाँ पर क्या आएगा, एन इडियट आएगा, एन पोइट आएगा, ड्रीमर आएगा, एंड संक आएगा। एंड दिस इज द वन ऑफ द फेमस लाइक अ कोट बाय द विलियम ब्लेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन इडियट। इसका आएगा एन इडियट। द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। Option number first, an idiot. William Blake expressed the importance of the particular when he said that to generalize is to be an idiot, to particularize is a long distinction of merit, and William Blake was a seminal figure of the Romantic age, and his poetry reflects his unique and revolutionary way of thinking. And ये उसने quote like कहा था in response to Joshua Reynolds' argument regarding general truth and general beauty, and Blake stated to generalize is to be an idiot, to particularize is the a long distinction of merit. In his discourse, Reynolds claimed that disposition to abstractions, to generalizing and classification is the great glory of the human mind. Blake refuted his claim by stating that only idiots possess general knowledge, while talented individual possesses particular knowledge. Contrary to Reynolds' concept of generalization, Blake's proposition emphasizes the need to celebrate individuality. The next question is, which of the following was not a dialect of ओल्ड इंग्लिश? सो ओल्ड इंग्लिश जो हमारा पीरियड था उसमें कौन सी लैंग्वेज का डायलैक्ट नहीं था? द फर्स्ट वन इज़ आयरिश, एंड सेकंड इज़ नॉर्थम्बियन, एंड थर्ड इज़ मर्सियन, एंड फोर्थ इज़ कैंट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन वी कुड से। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर का ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड रीड किया हुआ है तो आप इसका जो आंसर ईजिली दे सकते हैं। एंड कौन सा जो डायलैक्ट है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का नहीं है, तो इसका आंसर नंबर है फर्स्ट, द आयरिश। तो आयरिश वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डायलैक्ट ऑफ अ ओल्ड English period. Old English had a 4 main dialect forms. Which one? Like first is a West section, Kentish,
Mercian and Northumbrian. जो आरिश है ना, आरिश लैंग्वेज, आरिश ऑन द अदर हैंड इज अ Celtic language spoken in the Ireland. So the three languages which were spoken in the Old English time, that was the Kentish, Mercian, Northumbrian, and Irish was not a part of a dialect of a Old English period. Now the eighth question is a little difficult one. अगर आपने इस नॉवेल्स ऑथर के बारे में नहीं रीड किया हुआ है तो लाइक क्वेश्चन हमारा है, एंथोनी बर्कस लास्ट वर्क पब्लिश्ड इन 1993 is called A Dead Man in Deptford. Who is the central figure to whom the title refers? एंड इस जो नोबल का सेंट्रल फिगर कौन है एंड जो ये एंटायर नोबल है किसको रेफर्स किया हुआ है? हमारे पास 4 ऑथर्स है ऑप्शन में, सर वॉल्टर रिलाइज एंड सर फिलिप सिडनी एंड क्रिस्टोफर मार्लवे एंड अर्ल ऑफ सदर्न साउथहैम्पटन. सो इसमें फोर्स में से अगर आपने नॉवेल्स के बारे में थोड़ा सा पता होगा, रीड किया होगा, तो आपको इसका आंसर पता होगा. बट एंटोनी बर्कस लास्ट नोबल पब्लिश इन 1993 अ डेड मैन इन डेप्टफोर्ड जो है हमारे नोबल का नाम है. इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर एंड फिगर कौन है, इसका सेंट्रल कैरेक्टर एंड फिगर है. एंड ये नोबल किसको रेफर किया गया है? ये नोबल जो है रेफर किया गया हुआ है क्रिस्टोफर मार्लवे, जो कि एलिजाबेथन पीरियड का सबसे लाइक फेमस प्ले राइटर था. जो नोबल है द एंटायर नोबल लाइक द डेड मैन इन अ डेप्टफोर्ड लाइक नोबल रिक्रिएट्स द टर्मुलेट्स लाइफ ऑफ द रीन्यूड 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइटर क्रिस्टोफर मार्लवे. एंड ये जो नोबल है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द नोबल प्रेजेंट्स अ वाइब्रेंट कंपेलिंग पोर्ट्रे ऑफ अ एमिनेंट एलिजाबेथन पोइट एंड प्ले राइटर क्रिस्टोफर मार्लवे's लाइफ एंड वर्क्स स्टार्टिंग फ्रॉम हिज कैम्ब्रिज डेज एंड culminating in his last days spent in Westminster, leading up to his violent death under suspicious circumstances in a tavern brawl in Deptford. सो ये वाला नोबल जो है डेडिकेट किया हुआ है क्रिस्टोफर मार्ले की लाइफ के ऊपर जो है बनाया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आप अभी इसको नहीं भूलेंगे. दैट नोबल रिटन बाय और किसने लिखा है? एंथो बर्गस ने लिखा है. एंड किसके लिए लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लवे एलिजाबेथन पीरियड ऑथर के ऊपर जो लिखा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फर्स्ट में हमारे पास है विलियम कैक्सटन प्रिंट्स दी फर्स्ट इंग्लिश बुक हो सकता है. सेकंड नंबर पर है विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो एंड जॉन मिल्टन्स एरोपागिटिया एंड टोटल्स मिसलनरी सॉन्ग्स एंड सोनेट. एंड इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. जब फर्स्ट ऑर्डर इज दिस राइट. एंड सेकंड में हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट नंबर पर आ जाता है टोटल्स मिसलनरी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स. एंड देन विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो एंड विलियम कैक्सटन प्रिंट्स दी फर्स्ट इंग्लिश बुक. एंड फिर हमारे पास आता है जॉन मिल्टन का एरोपागिटिया. एंड थर्ड नंबर पर आ जाता है विलियम कैक्सटन प्रिंट्स दी फर्स्ट इंग्लिश बुक. एंड फिर है टोटल्स मिशनरी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड विलियम शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो एंड जॉन मिल्टन्स एरोपागिटिका. एंड इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है. क्योंकि विलियम जो कैक्सटन ने जो प्रिंटिंग मशीन जो लॉन्च की थी वो की थी 14s में, अराउंड 1479 में. एंड तब उसने फर्स्ट बुक प्रिंट की थी. एंड हमें पता है कि टोटल जो टोटल का वर्क है मशीनरी उसने 15 के अराउंड किया था, 57 के अराउंड. एंड जो विलियम वेयर जो शेक्सपियर का जो था फर्स्ट फोलियो जिसमें उसके सारे प्लेस थे, कॉमेडी वगैरह थे, हिस्ट्री से ट्रेजेडी थी, 36 प्लेस थे, वो उसने 1623 में किया. तो हमें ये ऑर्डर पता है 3 का. तो अगर हमें इसका 3 का भी ऑर्डर पता है तो हम इसका ईजिली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. तो इसका राइट आंसर नंबर थर्ड. एंड इसकी थर्ड की जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर लिखा हुआ है विलियम कैक्सटन का फर्स्ट पर्सन है जो उसने प्रिंटिंग पेंसिल लॉन्च की थी इंग्लैंड में 1474 में. एंड उसने फर्स्ट बुक प्रिंट की थी लाइक द रिकॉल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ अ ट्रोयल. एंड दिस इज अ बुक इज अबाउट लाइक प्रोड्यूस्ड इन 1475. ये बुक रिलेटेड थी ट्रोजन पार्क के रिलेटेड. सेकंड पर जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो पब्लिश किए गए थे रिचर्ड टोटल के द्वारा 1557. एंड थर्ड नंबर पर जो फर्स्ट फोलियो बुक जो प्रिंटेड की गई थी कलेक्शन ऑफ जो बुक थी उसमें 36 प्लेस थे शेक्सपियर के, पब्लिश 7 years आफ्टर द ऑथर से डेथ के बाद पब्लिश किए गए थे. एंड फोर्थ नंबर पर जॉन मिल्टन का वर्क था एरोपागिटिका. It's about a political work and the book was originally published on 1644. This chronological order is a right answer of this question. अगर आपको 3 भी पता है तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं. लाइक विलियम शेक्सपियर का आपको पता होगा एंड आपको फर्स्ट लाइक प्रिंटिंग प्रेस का पता होगा जो कि इंग्लैंड में थी 1474 में. Now we have a 10th question. What does the phrase shoot T Pictoria poesis from Horace's Art of Poetry mean? इस जो फ्रेज है ना यूटी पिक्टोरिया पोएसिस, इसका मीनिंग
क्या है, लाइक फ्रॉम होरैक्स वर्क, जो आर्ट ऑफ पोइट्री उसका वर्क है, उसका जो फ्रेज है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. द फर्स्ट वन इज एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री. सेकेंड है पोइट्री बिग बेगर्स पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन एज इन पोइट्री सो इन पेंटिंग. एंड फोर्थ इज अ पिक्चर अबव ऑल पोइट्री. तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री. द फ्रेज यूट पिक्टोरिया पोएसिस फ्रॉम Horace's art of poetry means as in painting so in poetry. Uti pictoria poesis is a Latin phrase derived from Horace's most influential critical work, Ars Poetica or Art of Poetry. The phrase literally means as in painting so in poetry. Horace has compared the art of poetry with that of the art of painting with that of poetry in his seminal work Art of Poetry. So this is one of the most famous question and most important phrase in like work of Horace, like arts poetica. It's a meaning होता है the art of meaning होता है as in painting so in poetry, as in painting so in poetry. सो यहाँ पर हमारी वीडियो फिनिश होती है. सो थैंक यू सो मच.